नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर सिटी में। तो हमारे साथ में मौजूद है रतनलाल बैरवा, राजस्थान प्रदेश संयोजक। तो हम इनसे आज बात करेंगे कि विकलांगों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इनका परिचय जानेंगे पहले कि इनका शुभ नाम क्या है और किधर से बिलोंग करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका परिचय सर। मेरा नाम रतनलाल बैरवा है। मैं प्रदेश संयोजक विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति राजस्थान से हूँ जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राजस्थान के दिव्यांगजन साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, जो आपने विकलांगों के लिए 2016 से जो आपने संघ चला रखा है, उसके बारे में आप क्या क्या अभी तक आपने किनको विकलांगों क्या क्या सुविधाएं करवाई है, क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए, विकलांग आंदोलन 2016 एक संघर्ष समिति हमने बनाई थी जी। और जिसके तमाम जिलों के जो भी राजस्थान के लोग थे, जो सक्रियवादी लोग थे, उन सबको हमने एक जगह लाने का प्रयास किया और उस प्रयास में हम 90% सफल भी हुए। हालांकि मैं 2005 से जब से आरटीआई कानून आया तब से लेकर के मैं आज तक विकलांगता के क्षेत्र में विकलांगजन लोगों के हक अधिकार के चीज़ों को मैं लीगल एडवोकेसी के रूप में देखता हूं और कार्य करता हूं। मैं राजस्थान में नहीं, राजस्थान के अन्य जो राज्य हैं उनमें भी मैं डिसेबिलिटी सेक्टर का एक नेशनल ट्रेनर हूं, जो कि विकलांग व्यक्ति के बारे में अपनी आवाज़ को कैसे उठाया जाए और कहां पर उठानी चाहिए, कैसे उठानी चाहिए, किस स्टेज पे हमको क्या बात रखनी चाहिए, ऐसे में मुद्दों पर अपनी बात रखता भी हूं और मेरे साथ में कई सारे लोगों को मैं ट्रेंड भी करता हूं। जी सर, अभी तक आपने ऐसे कोई मुद्दे जिन्होंने आपने उठाए हो? हाँ, 2016 में हमने प्रदेश स्तर के मुद्दे उठाए थे, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ना होके सभी 4 प्रकार की जो विकलांगता थी उस वक्त, डेफ एंड डम, ब्लाइंड साथी और ऑर्थोपिकल फिजिकल हैंडीकैप और जो हमारे ऑटिज्म थे, उन सबके जो समान समस्याएं थी उनको लेकर के हमने राजस्थान में 22 मई 2016 को एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, जहां पर कम से कम 10,000 से ऊपर विकलांगजन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। और राजस्थान का एक ऐसा पहला संगठन था जिसमें, और शायद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी संख्या में पहला आंदोलन था जो तमाम राज्यों से भी विकलांगजन लोग यहाँ पे आए थे और जयपुर की सड़कों पे 27 दिन तक अपनी मांगों को लेकर के रहे थे। राजस्थान की विधानसभा के चारों दरवाजे बंद करने वाला अगर वो संगठन है तो विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति है और उसके सभी सक्रियवादी सिपाहियों की ताकत थी। इस बदौलत हमने यहाँ पर ये मुद्दे रखे। जी, तो क्या सर वो मांगे आपकी पूरी हुई थी? हाँ, उसमें मुद्दे थे हमारे कि हमारी पेंशन कई सालों से बढ़ाई नहीं गई थी। उस टाइम 500 रुपये थी, तो हमने कहा कि आप इस पेंशन को कम से कम 3,000 रुपये कीजिए, लेकिन वो 3,000 नहीं की। बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो उन्होंने 250 रुपये बढ़ाए। जैसे विकलांगजन लोगों की विवाह राशि एक अनुदान के रूप में मिलती थी, उस टाइम 25,000 थी, तो हमने कहा कि 25,000 से बढ़ा करके आप 5 लाख कीजिए। जिस तरीके से SC ST के लोगों को आप अंतर्जातीय विवाह करने पर देते हैं, तो वैसे ही आप विकलांग लोगों की विवाह राशि को बढ़ाइए, ताकि हमारे विकलांगजन लोग जो 80% अविवाहित ही अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, उनका कोई समाज ना परिवार उनका इस बात पर कोई सवाल उठाता ना उनका सपोर्ट करता है। तो हम यही कह रहे थे कि आप इनकी जो विवाह राशि बढ़ाइए तो इनका जीवन बसेगा। और हमें बड़ी खुशी हुई कि 2016 के बाद में जो लगातार हमारे लोग जो साथी हैं वो लगातार शादियां कर रहे हैं, अपना जीवन घर बसा रहे हैं और गृहस्थी चला रहे हैं, उनके बाल बच्चों का भी अच्छा लालन पालन पोषण हो रहा है। और साथ में मैं ये कहूँगा कि जो पालनहार योजना थी तो उसमें कुछ प्रतिबंध थे कि 1 बच्चे के लिए 2 बच्चे के लिए देंगे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, विकलांग व्यक्ति के लिए आप ये प्रतिबंध हटाइए ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और वैसे तो शादी होना ही मुश्किल है, हमारे ज़्यादा बच्चे कहाँ से आएंगे, लेकिन जितने भी बच्चे हों, 2-3 पहले के जितने भी हैं, तो उन सभी को भी लाभ मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसको भी माना। और एक हमारी हाई पावर कमेटी बनी थी, जिसमें हमने शायद विकलांग आंदोलन 2016 का वो संगठन है जहाँ पर तमाम पूरी राज्य सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह थे, हमारे सामने बैठ करके टेबल टॉक किया। हमने आमने सामने बैठ के हमारे मुद्दे रखे और उन पर तमाम बातों पर बहुत गहनता से विचार हुआ। बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक निकल के आई और काफ़ी लोगों में इस बात की जागरूकता आई।
और सर आगे आप जो विकलांगों के लिए आप फ्यूचर के लिए में आप क्या कहना चाहोगे, क्या कोई योजना वगैरह को लेकर के मांग वगैरह? देखिए, बात यह है कि मैं अभी एक लेटेस्ट मुद्दे पे बात करना जी, चाहूँगा जी। कि अभी जो अभी जो राजस्थान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही हाँ थी, जी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की है और कुछ चीज़ों को क्या है कि कांग्रेस गवर्नमेंट एक मजीवी गवर्नमेंट है, गंभीर तरीके से काम को समझती है और जानती है। जी, तो हमारे राजस्थान में जो विकलांगजन लोगों के लिए एक चाहे गवर्नमेंट को मान लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ को मान लीजिए या जी। किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात को मान लीजिए, जी, उन्होंने क्या किया कि राजस्थान के लोगों में एक बहुत ज़्यादा यूनिटी आने लग गई, उनका संगठन मजबूत होने लग गया, जगह जगह पर वो अपनी आवाज़ को उठाने लगे। जी, तो इनके लिए एक सगुफा छोड़ा गया। जी, क्या कहा कि आपको एक मोटराइज्ड स्कूटी दी जाएगी जी। और मोटराइज्ड स्कूटी का एक इन्होंने चलन चलाया। हाँ। और चलन के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अब 2000 देंगे, अगली बार 3000 देंगे, अगली बार 5000 देंगे। जी, ऐसे करके कांग्रेस गवर्नमेंट ने सारे जो जितने भी सेवा संस्थान संगठन थे, जी। विकलांग लोगों के जो सक्रिय थे, उनको सबको स्कूटी योजना में उलझा के रख दिया। अच्छा। स्कूटी योजना में हर व्यक्ति, मैं तो ये कहूंगा कि 80% लोग जो सक्रियवादी थे, जो मंच बना करके अपनी बात को रखते थे, जो हर स्टेज पे बोलने की ताकत रखते थे, उनके सबके मुंह पे ताला लगा दिया। जी। वो सब ये देखे मेरे भाई को स्कूटी दिलाना, मेरे बहन को स्कूटी दिलाना, मेरी पत्नी को स्कूटी दिलाना, मेरे दोस्त को स्कूटी दिलाना है, तो उस चक्कर में वो अपनी आवाज को दबा कर जी। बैठ गए। तो मैं ये चाहूंगा कि देखिए, अगर राजस्थान के अगर सक्रियवादी विकलांगजन लोग हैं तो इस स्कूटी के सगुफे से बाहर आइए। नौकरियों में आपके साथ क्या हुआ? नौकरियां देखिए, आज फर्जी सर्टिफिकेट का जो मुद्दा आप लोग तमाम जगह पे देख रहे हैं, मेरे पास ऐसे तमाम मुद्दे आते हैं और उनके एविडेंस भी है। मैंने 3-4 मुद्दे कोर्ट में रजिस्टर चल रहे हैं, हाँ। हाई कोर्ट में भी चल रहा है। जी, एक बाड़मेर की लेडी है, जी। उसने ये देखिए कि वो किसी भी तरह से कोई विकलांग नहीं है, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बना करके एमएलए एमपी के संपर्क में होने की वजह से आज वो गवर्नमेंट कर्मचारी है, नौकरी कर रही है। और वहाँ के सीएमएचओ, वहाँ के बाड़मेर के जितने भी आईओ वगैरह थे, उसके अंदर कई बार उन्होंने जांचें बदल दी, लेकिन अभी मैंने उसको हाईकोर्ट लगा रखा है और उस हाईकोर्ट में मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन आज डेफ एंड डम के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट अनाप शनाप बन रहे हैं। हाँ। विजुअल इम्पेयर्ड के जो सर्टिफिकेट है वो बहुत गलत तरीके से बन रहे हैं। फिजिकल हैंडीकैप की बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उल्टी सीधी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमारे डॉक्टर हैं, जी। जो हमारे सर्टिफिकेट इशू करते हैं, शायद उनको विकलांगता की गाइडलाइन का ही सही परिचय या नहीं है, सही पता नहीं है कि किस तरीके विकलांग ताकि कमी को हम कितना प्रतिशत आंकें। जो जिसको जितना जहां से कुछ धनराशि, पैसा या दबाव, प्रेशर मिल जाता है, उसका सर्टिफिकेट इशू कर बिना देते हैं। जांच करे हुए सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। नहीं, जांच करने का विषय नहीं है, लेकिन बात यह कि उनको वो जीती मक्खी को निकलते हैं। अच्छा। आंखों देखा हाल है, वो जानते हैं इस बात को। हाँ। मैं जहां तक मुझे खुद को पता है कि जितना डॉक्टर को अगर इस बारे में पता होगा कि इसका सर्टिफिकेट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, शायद वो राजस्थान में एक पहला मैं बंदा होगा जो मैं एक एक चीज को टिप्स पे बता सकता हूँ कि किस तरीके से विकलांगता को आंका जाता है, क्योंकि मैंने उसकी बहुत गंभीरता से किताबें पढ़ी है और समझी है। तो ये मुद्दा हमारे लिए रोजगार में बहुत ज़्यादा अड़चन पैदा कर रहा है। आए दिन हमारे विकलांगजन लोगों को समस्याएं आ रही है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट में 3 साल तो हमारे विकलांग जो विशेष योग्यजन आयुक्त है उसका पद को खाली रखा, उसको भरा ही नहीं। जी। और जब भरने हमने डिमांड की, मालूम किया, दबाव बनाया, तो ऐसे व्यक्ति को बना दिया, वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो कभी विकलांगता से ग्रसित था ही नहीं, ना उसने कभी किसी विकलांगता के बारे में जानता है और ना कभी उसने भी किसी सेवा संस्थान संगठन के साथ विकलांग व्यक्तियों के साथ कोई काम किया है। उसको कोई किसी प्रकार का अनुभव था ही नहीं, लेकिन बैकडोर एंट्री से उसकी आर्थिक संपन्नता को देख के, उसकी जान पहचान और किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के संपर्क होने के नाते उसको विशेष योग्यजन आयुक्त के पद पर बिठा दिया। जी। मैं उस पद को लेके बहुत गंभीर हूँ। जी। क्यों हूँ? क्योंकि शायद 3-4 आयोगी ऐसे हैं जो पावर ऑफ कहते हैं कि जुडिशरी पावर रखते हैं। जी। जैसे आपका SST का आयोग हुआ,
वैसे हमारे डिसेबल जो कमिश्नर है उसका एक पोस्ट है डिसेबल कमिश्नर का, तो उनके पास जुडिशरी पावर है, वो चाहे तो अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे विकलांगजन लोग प्रदेश के कई जिलों से आते हैं, यहाँ आकर के अपनी पीड़ा सुनाते हैं, यहाँ पे केस दायर करते हैं, 3-4 बार उनकी सुनवाई होती है। लास्ट में अगर बात सही भी हो या नहीं हो, लेकिन सही है तो उसकी बात को मतलब मान लिया जाता है और उसको निर्णय दे दिया जाता है कि हाँ ये बात तुम्हारी सही थी और हमने तुम्हारे पक्ष में ये फैसला दिया है, तुम्हारे फेवर में फैसला दिया है, अब जाइए आपका फैसला हो गया। लेकिन विशेष योग्यजन आयुक्त के आज तक किसी भी फैसले को कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी या अधिकारी आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बड़ी विडंबना है। अरे भाई, जब जुडिशरी पावर है, तुम्हारा फैसला हो गया है, तो फिर उसके बाद उस अधिकारी की औकात क्या रह गई, उस कर्मचारी की औकात क्या रह गई? वो कर्मचारी तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहा? जब तुम्हारे पास कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का पावर है तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन मैंने ऐसे 2 आयुक्त देखे हैं जो फैसला तो वो विकलांग लोगों के पक्ष में देते हैं, लेकिन बाद में उन कर्मचारियों से साठ-गांठ करके विकलांग व्यक्ति को वहीं का वहीं छोड़ देते, जहां से वो चलता है वापस लाके वहीं रख देते हैं। कहते हैं कि अब हाई कोर्ट जाओ। अरे भाई, अगर यही बात हाई कोर्ट जाने की कह रहे थे तो आप उसी वक्त कह देते, ताकि आपके पास समय तो जाया नहीं करते, खराब तो नहीं करते, पैसा भी इधर उधर नहीं लगाते ना। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर ऐसे कमिश्नर पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर गंभीरता से नहीं लेंगे और अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी हाई कोर्ट में केस दायर होना चाहिए। और आज का जो आयुक्त है वो तो अपने इर्द गिर्द ऐसे चमचे पाल करके बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को आसपास बिठा के रखता है जो उसकी सोशल मीडिया पे तारीफ करते रहें, सेल्फी लेते रहें, लेकिन वो कभी आज तक किसी भी विकलांग व्यक्ति के मुद्दे को लेकर सरकार से कोई बातचीत नहीं की है। उन्होंने 115 दिन का धरना, हमारे एक विकलांग साथी थे वो धरना दे रहे थे, वो धरना को उठवा दिया, लिखित में दिया कि 1 महीने में हम बात करेंगे। आज 1 महीना नहीं 2 साल होने वाले हैं, कभी भी विकलांग व्यक्तियों को बुला के उसने कोई बात नहीं की है। और हम जैसे लोग कहते हैं तो हमारे लिए कुछ ऐसे उन्होंने पाल रखे हैं, तो वो लोग आते हैं और उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं। अभी भी एक दिन की बात है, हमारा एक करौली का श्याम सुंदर शर्मा आया था, वो अपनी पीड़ा बताने आया था। अब उसने पीड़ा बताई कमिश्नर को, तो कमिश्नर के ऑफिस में एक नितेश कुमार नाम वर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो काम करता है। तो वो आया और मुझे बड़ी हंसी लग रही है कि मतलब वो आया और श्याम सुंदर आयुक्त से बात कर रहा है और वो उसका वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते बनाते उसका फोटो खींचा। उस व्यक्ति ने मना किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो उसने कहा कि नहीं, तू रुक जा, अभी मैं फला आदमी को बुलाता हूँ। उस आदमी को उसने बुलाया और जब वो रास्ते से बाहर निकला तो उसके पीछे स्कूटी लेकर के गया और स्कूटी ले जा करके उसके साथ मारपीट की कि तुम ऐसा सोशल मीडिया में क्यों आवाज उठाते हो, ये क्यों बोलते हो, वो क्यों बोलते हो। स्कूटी में गफला होता है तो वाजिब बात है, बोलेगा आदमी यार। कहीं पर भी अगर कोई गफला अगर होता है तो बोलने का हक है। आपकी आवाज को दबा दिया जाता है? हाँ, मेरी आवाज नहीं मत कहिए, राजस्थान के विकलांग लोगों की जो आवाज है उसको दबा दिया जाता है। और प्रिंट मीडिया तो आप जानते हो कि विकलांग व्यक्ति की बात को सुनना ही पसंद नहीं करता है। तो सर, जो राजस्थान सरकार ने जो विकलांगों के लिए कुछ ऐसे काम किए उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट में मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत मजीवी गवर्नमेंट है। ये थप्पड़ भी मार लेगी लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। ऐसा इन्होंने किया। देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे एक सुखद योजना के लिए गहलोत साहब ने या हमारे समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जी जूली साहब ने कहा कि हम 50,000 से बढ़ा के 5 लाख देंगे, आप शादी करेंगे तो 5 लाख का हम आपको अनुदान देंगे। बहुत अच्छी बात, हम सब लोगों को खुशी हुई कि बहुत अच्छा होगा ये तो। और उन्होंने घोषणा कर दी। जब उसमें पॉलिसी बनी, रूल्स बनाए, तो पता है क्या किया उन्होंने? हम 50,000 से 5 लाख तो देंगे, लेकिन उन लोगों को देंगे जो केवल 80% विकलांग होंगे। अब आप देखिए मुझे, अरे भाई, जिसका हाथ कट जाता है, जिसका पैर एक कट जाता है, उससे कोई शादी नहीं करती। जिसके दोनों पैर ही खराब हो जाएंगे उससे शादी कौन लड़की करेगी? या लड़की भी अगर होगी तो उससे कौन सा लड़का करेगा? नहीं करेगा ना। इसका मतलब सरकार की या गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएं। अभी तक तो मुझे एक पूरे राजस्थान में एक उदाहरण बता दे कोई आदमी कि भाई उसको 5 लाख रुपए का मिला। ऐसा ही आप पेंशन की बात कर लीजिए, बहुत अच्छी घोषणा की, हम 750 से बढ़ा करके इक्वल पेंशन करेंगे, 750 से बढ़ा के 1,000 रुपए करेंगे। अच्छा, 1,000 तो कर दीजिए, लेकिन हम आपको 15% बढ़ाएंगे पर ईयर। अब आप समझिए, आप
क्या हम विकलांग व्यक्तियों की तुलना आप ओल्ड सिटीजन से कर सकते हैं? उनमें हम में बहुत फर्क है। क्या आप विडो से कर सकते हैं? जो विधवाएं हैं उनके परिवार में भी उनका सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा हमारी परिस्थिति है, ऐसा नहीं है। तो हमारी पेंशन को 2000-3000 बढ़ा करके अगर कहते हैं कि हम 10% या 15% बढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कुछ बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने बहुत बारीकी से क्या किया, अब हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारी पेंशन बढ़ाओ, क्योंकि वो मुद्दा तो इन्होंने खत्म कर दिया, कह दिया कि जी 15% बढ़ेगी ना। अब 1000 का 15% कितना, 100 रुपए 150 रुपए। क्या उनकी सैलरी, क्या उनके भत्ते भी ऐसे ही बढ़ते हैं? एमएलए एमपी के या किसी भी आप आयुक्त के देख लो या किसी भी जो इनके बोर्ड के चेयरमैन उनके ऐसे बढ़ते हैं क्या? जस्ट डबल करके चले गए लोग सब अभी। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही हम बात करेंगे कि आज तक राजस्थान गवर्नमेंट नहीं पूरी भारत की मोदी गवर्नमेंट भी, जब 2016 का अधिनियम बना था उस टाइम हमारा विधेयन जो पीडब्ल्यूडी एक्ट बना था उसके अंदर 4% भागीदारी विकलांगजन लोगों को देने की बात हुई थी और उसमें लिखा हुआ था और वो संसद की पटल पे रखा हुआ था। लेकिन जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने इस तरह के जो मूवमेंट देखे तो 6-7 साल से पड़ा हुआ था वो बंद करके आया और आनंद फानन में सब बातें देखी। उनको एक बात बुरी लगी उसमें से, और बात बुरी क्या लगी कि अगर इन विकलांग व्यक्तियों को राजनीतिक भागीदारी दे देंगे तो फिर हमारी तो सीटें कम हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी नहीं, जो भी संसद में जितनी भी पार्टियों के लोग बैठे थे उन सब लोगों ने ये सहमति जताई कि विकलांग व्यक्तियों को हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं देनी है और उससे 4% लाइन को काट दिया और विधेयक को पारित कर दिया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप देखिए हमसे कितने दूर जाओ, हम आपके परिवार के अभिन्न अंग है। आपका भी कल चलते चलते कोई अंग खराब हुआ तो आप भी विकलांगता की श्रेणी में हैं, तो आप हमारे साथ ये भेदभाव क्यों करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी क्यों कर रहे हैं? हमारे अधिनियम में साफ लिखा है कि आप किसी भी चीज को लेकर के, हमारे संविधान में लिखा किसी भी चीज को लेकर के रंग रूप वेशभूषा बोली भाषा या आपके शारीरिक क्षमताओं की कमी को लेकर के आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो हमें बड़ी पीड़ा है। अभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान में टिकट मिल रहे हैं, फला जाति को टिकट मिल रहा, उसको मिल रहा, उसको नहीं मिल रहा, उसका विरोध हो रहा है, लेकिन विकलांग व्यक्ति के बारे में कोई राजनीतिक पार्टी बात नहीं करती। ना चेयरमैन, जितने भी चेयरमैन बनते हैं, ना वार्ड पार्षद में हमारा कोई भागीदारी है, ना सरपंचों में हमारी भागीदारी है, ना एमएलए एमपीज में हमारी भागीदारी है, और नहीं जो ये बैकडोर एंट्री करते हैं ना, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाते हैं, चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन, फला चेयरमैन, उनमें भी हमारा कोई नामो निशान नहीं है। तो हम चाहेंगे अगर इस गवर्नमेंट को हमने देखा है और अब ये जैसे इलेक्शन होंगे तो इसके बाद हमारा विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति पुनः और मजबूती के साथ सक्रिय होगी और तमाम सेवा संगठन संस्थाओं को साथ लेकर के एक बड़े मूवमेंट की हम लोग तैयारी करेंगे, और जिसमें हम आगामी जो भी सरपंच या CR-DR या जो चेयरमैनों के इलेक्शन होंगे उसमें हम भागीदार लेने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो विकलांगों को स्कूटी दी गई उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजस्थान सरकार वैसे तो भारत में विकलांग व्यक्तियों के प्रति बहुत गंभीर है और इसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। हमें अच्छे काम की तारीफ करने में कोई अतिश्रोति नहीं होगी, क्योंकि भारत में ऐसे तमाम राज्य हैं जहाँ पे अभी विकलांग व्यक्तियों को बहुत दरकिनार किया गया है। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास कोई उपकरण नहीं है ना। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर महावीर विकलांग सहायता समिति है, तमाम राज्यों के लोग यहाँ लेने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ और आप भी जानते हैं कि वहाँ पर अभी भी जो विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के जो अनुरूप उपकरण मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलते। तो राजस्थान गवर्नमेंट की तमाम जो विकलांग व्यक्तियों के प्रति योजनाएं बनी हुई हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी हैं और यहाँ के लोग सक्रिय भी हैं। लेकिन जो स्कूटी योजना है, स्कूटी योजना में हुआ क्या है कि देखिए, स्कूटी योजना से उन लोगों को बेनिफिट हुआ है और उनको होना भी चाहिए था जो चलन बाधित है। जिन लोगों को चलने फिरने की क्षमताएं कम हैं तो उनके लिए स्कूटी उस कमी को पूर्ति कर देती है ना। लेकिन जितना करोड़ों का बजट हमारे ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप के लिए किया गया खर्च, उतना मैं कहूंगा कि डेफ एंड डम साथियों के जो संसाधन है उनके ऊपर भी खर्च करना चाहिए, ब्लाइंड साथी उनके ऊपर भी खर्च करना चाहिए, है ना। आज भी ब्लाइंड साथियों के लिए बहुत कम उपकरण है, वो खरीद नहीं पाते हैं, मैं उनकी बहुत पीड़ा देखता हूँ। और स्कूटी में जो है, स्कूटी देखिए नियम बनाए गए कि भाई हम 40% से
ऊपर यानी 60% पहले तो दिया इन्होंने कि 60% से ऊपर जो विकलांगता होगी उनको देंगे, जी। उनका भी फॉलो इन्होंने नहीं किया। बरोबर है। फिर कहा कि 50% वालों को देंगे, उसका भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। फिर कहा कि फिर कहा कि हम जिनको बैटरी वाली स्कूटी मिल चुकी है हाँ। उनको नहीं देंगे, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया है। फिर एक कहानी ये चली है कि ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए। अच्छा ऑनलाइन फॉर्म सभी लोगों ने भरे, जी। उसमें देखिए ड्राइविंग लाइसेंस बना, जाति मूल निवास हाँ, बना, हाँ। सब कुछ तमाम लगभग मैं मानता हूँ एक आदमी के पूरे documents compulsory 2 से लगे। 3 हजार रुपए खर्च किए होंगे, है ना। सर्टिफिकेट के लिए भाग दौड़ किया, ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब किया। हाँ। लोगों ने फॉर्म भी भरा, जी फॉर्म भर भर के सब जिलों में भी पहुंच गया। जी जिलों में पहुंचने के बाद उन्होंने ऐसी कोई भी चीज का फॉलो नहीं किया जिसके माध्यम से ट्रांसपेरेंसी हो सके कि वास्तव में जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने क्या किया, अब वो सारा डेटा कमिश्नर ऑफिस के पास आ गया। कमिश्नर ऑफिस में से कमिश्नर कुछ लोगों के लिए, ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है हाँ जिनके लिए उन्होंने रिकमेंड किया जी। कि भाई इस फलाना लाल को मिलना चाहिए, इस मदन लाल को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। जब मैंने इसका विरोध किया कि भाई आप यहाँ एक न्यायिक शक्ति लेकर के बैठे हो तो आप किसी व्यक्ति के लिए कैसे लिख सकते हो, सही बात हैं? आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो पद का। बिल्कुल बिल्कुल तो इन्होंने फिर क्या किया, वो लिस्टें मंगवा ली। लिस्टें मंगवा के इनके कुछ चहेतों को वहां पर बिठा करके कुछ लोगों से कहा तुम संपर्क करो, उससे संपर्क किया, उससे संपर्क किया। कुछ लोगों से पैसे की डिमांड हुई, जी किसी से 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक की रिश्वत स्कूटियों के मामले में ली है। जी और ये मैं नहीं कह रहा, आम विकलांग व्यक्ति से पूछ लीजिए आप, जी मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा जी। हूँ। लेकिन ऐसी धांधली हुई है जो कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन डिपार्टमेंट की कुछ जो होते हैं। हाँ ऐसा बहुत गलत किया है। और ऐसे बहुत आज भी जो जरूरतमंद लोग हैं ना, उनको आज भी नहीं मिल पा रही है। मैं मेरी बात कर लूं, जी मैंने 2012 से लेके अब तक मैं लगातार स्कूटी का फॉर्म भरता रहा, अच्छा लेकिन मुझे एक इकलौता बंदा होगा जो इतना सक्रिय होने के बावजूद भी जी। आज मेरे टोंक जिले से बरोबर है। मुझे किसी भी तरीके से कोई स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं। और जब मैं कहता हूं तो कहते हैं यार आपको तो क्या जरूरत है। अरे भाई मुझे भूख नहीं लगती क्या, मेरे पेट नहीं है क्या, मेरे बच्चे परिवार नहीं है क्या, जी। आप मेरी जरूरतें कैसी पूरी करूंगा मैंने कभी आपसे किसी से 1 रुपए का सहयोग लिया है क्या, जी। कोई मदद की आपने मुझे, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा धांधली है जिससे कि गांव में रहने वाले आम विकलांग व्यक्ति को आज भी नहीं मिली है। हाँ। और ऐसे उदाहरण है, एक ही परिवार में 2-2 को मिल गई है, एक ही मतलब परिवार के भाई बहन सबको मिल गई है। एक ही व्यक्ति को 2-2 बार स्कूटियां मिल चुकी है। 5 साल पहले मिली फिर मिल गई, जी फिर 8 साल पहले मिली फिर मिल गई। अरे भाई उनको भी तो दीजिए जिनका नंबर अभी तक आया ही नहीं है। बरोबर है। मतलब रिपीट कर रहे हैं, दोबारा दे रहे रिपीट हैं। कर रहे हैं, बस बात है कि उनको दाम पहुंच रहे हैं उनके पास। वो कह देते हैं कि नाम बड़ा नहीं दाम बड़ा है, तो नाम तो मेरा बड़ा हो सकता है, पूरे राजस्थान में नहीं तमाम इंडिया में लोग जानते हैं, लेकिन मेरे पास दाम नहीं है सर। मुझे इस बात की बड़े गिलानी है कि अगर जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का भेदभाव किया जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि अभी भी वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग मजबूर थे और मजबूरी में अपने हक के लिए लड़ने के लिए जयपुर की सड़कों पे आए थे। पुनः हम प्रयास करेंगे कि वो दोबारा से हम सक्रिय होंगे और आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, नथिंग मैटर, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन कोई भी हो, लेकिन ये हमारे लिए उतना ही सोचते हैं जितना इनको एक अंगूठे का वोट चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो मेरे तमाम श्रोतागण हैं उन सभी को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।